नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज एक बार फिर से आपको अपडेट कराएंगे कि हरियाणा में सियासत की हलचल किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके के अपडेट्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से किस तरह की गतिविधि की जा रही है, और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रही है और कहां खुद अपनी ही पार्टी में तकरार देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। डिप्टी सीएम की तरफ से शराब घोटाले को सिरे से नकारने पर गृह मंत्री से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो और दुष्यंत चौटाला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि वो जांच से संतुष्ट ना हो। शराब घोटाला कितना बड़ा और कड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सबसे बड़े बवाल पर विजिलेंस जांच बैठा दी गई है। करोड़ों की शराब गटकने वालों को ढूंढने के लिए अब विजिलेंस जांच कर रही है। पड़ताल कब तक होगी, ये समय तो अभी तय नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को बताई जाएगी। स्टेट विजिलेंस को कहा है कि इस सारे मामले की स्टेट विजिलेंस जांच करे और स्टेट विजिलेंस को उसके लिए पत्र लिख दिया गया है। स्टेट विजिलेंस शराब के कहां पर अनियमित हुई उस सारे की जांच करेगी। इसके लिए कोई टाइम बाउंड भी किया गया है स्टेट विजिलेंस को? स्टेट विजिलेंस को ये तो कहा गया है कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है हर महीने वो सरकार को बताएगी। जहां इस मुद्दे की तपिश गरमाने लगती है वो ये कि गठबंधन में बंद सिस्टम के दो मंत्री अक्सर इस मसले पर आमने सामने दिखते रहे हैं। कभी तेवर नरम दिखाई दिए तो कभी गरम भी दिखाई दिए। और शराब घोटाले की जांच पर दुष्यंत चौटाला की असंतुष्टि को लेकर जब गृह मंत्री से सीधा सवाल किया गया तो विज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता डिप्टी सीएम संतुष्ट नहीं है। तो वो सरकार का हिस्सा है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कहें कि वो संतुष्ट नहीं है। विज और दुष्यंत के मिल गए दिल, भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ साथ लड़ाई। खैर इतना तो जग जाहिर है कि एक तरफ घोटाले की जांच हो रही होती है तो दूसरी तरफ घोटाले को सिरे से नकार दिया जाता है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन सही बात है शायद ये भी कि अंदर की बात को बाहर आने से और सरकार की छवि बचाने के लिए कभी बोल बवाल बन जाते हैं तो कभी बाल बाल बचाव करके संशय पैदा कर जाते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुष्यंत चौटाला और वो खुद प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं और दुष्यंत चौटाला दोनों ही प्रदेश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्यादा पीछे न जाएं तो वीरवार को ही दुष्यंत चौटाला ने शराब घोटाले को सिरे से नकार दिया था और सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए थे। नहीं, जांच रिपोर्ट तो सरकार की है और वो सरकार का हिस्सा है और सरकार ने करवाई है जांच। जांच को मुख्यमंत्री जी ने अपनी संतुष्टि कर दी है। जांच पर कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। जांच पर स्टेट विजिलेंस को केस चला गया है। या कि किसी तरह का घोटाला नहीं। अब बिना कुछ कहे सब कुछ आप खुद ही समझ सकते हैं। ये तो हमें नहीं पता कि कब कौन मन मुग्ध और कब कौन क्षुब्ध हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि दूध में अगर कुछ गिर जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है। और रहीम के एक सुप्रसिद्ध दोहे का जिक्र किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पहले दोनों नेताओं के सुर आमने सामने होते थे। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उधर हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ सभी चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया था। तो वहीं अब हुड्डा ने एक तरह से शैलजा को नजरअंदाज किया और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस आरोप को नकार चुके हैं। शैलजा के बयान पर हुड्डा का साइलेंट शोर। आप
आपकी पार्टी सर्कल से था, हमारे सैलजा 2 दिन पहले चंडीगढ़ में रिजल्ट, वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कह रही थी कि जिन कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी उन्होंने बीजेपी के एजेंडे पे काम किया और ये दुखद है और मैं हैरान हूं। बीजेपी से मिली भगत के आरोप पर पलटवार। बीजेपी से कनेक्शन पर हुड्डा का रिएक्शन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा है? सैलजा ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर बीजेपी से कनेक्शन का आरोप लगाया, जिसमें प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का भी नाम था। और अब हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ आरोपों को नकारा, बल्कि एक तरह से कुमारी सैलजा के बयान को भी इग्नोर करते हुए साफ साफ कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। सैलजा की हैरानी पर हुड्डा की कहानी। आला कमान के बयान पर हुड्डा की मुहर। कुमारी सैलजा का आरोप नजरअंदाज। यानी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाती हैं, तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनके आरोप को अनसुना कर देते हैं और बस आला कमान के बयान को ही दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हुड्डा की तरफ से पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के आरोप को नजरअंदाज करना भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि हुड्डा ने आरोपों की सफाई नहीं दी, बल्कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर मुहर लगाई। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि CWC की बैठक में लगी आग को आला कमान ने तो बुझाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की इस आग में धुआं अभी बाकी है, इसलिए ये सुलग भी सकती है और सुलझ भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर कोरोना काल के बीच NEET और JEE के पेपर पर सियासत और बवाल चरम पर है। कांग्रेस ने परीक्षाएं रद्द कराने को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दिल्ली, हरियाणा सहित पूरे भारत में कांग्रेस ने विरोध जताया। देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट और JEE परीक्षा पर बवाल। सरकार के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक रवैया। नीट और JEE की परीक्षाएं रद्द कराने को लेकर कहीं सड़कों पर स्टूडेंट्स नजर आए तो दूसरी तरफ उनके पक्ष में रोड पर कांग्रेस दिखी। न सिर्फ 1 या 2 राज्यों में बल्कि देश भर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाय हाय के नारों के साथ हल्ला तो बोला ही, बल्कि पेपर को स्थगित करने की मांग भी की। होर्डिंग्स लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के बीच रोष जाहिर कर विरोध जताया। नीट JEE पर कांग्रेस और बीजेपी की जिद। नीट JEE परीक्षाओं पर हट वर्सेस हल। फैसले पर अडिग शिक्षा मंत्रालय। एक तरफ जहां देश भर में विरोध हो रहा है तो वहीं शिक्षा मंत्रालय परीक्षा कराने के अपने फैसले पर अड़ा है। दरअसल कांग्रेस की हरियाणा अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार के जिद भरे फैसले ने लाखों छात्रों और परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हट को त्याग कर कोई हल निकालना चाहिए। और पिछले 5 महीनों में कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों ने हम सबको चिंतित किया हुआ है। ऐसे माहौल में सरकार का एक जिद भरा फैसला कि नीट की और JEE की परीक्षाएं ली जाएंगी, इस फैसले ने हमारे लाखों छात्रों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है और ये वाजिब भी है। ऐसे माहौल में आप बताइए कि ये छात्र, इनके रहने की कैसे व्यवस्था की जाएगी, इनके परिवहन की कैसे व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस का ऑनलाइन आक्रमण। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी पार्टी की तरफ से #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी नाम से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान चलाकर रोष प्रकट किया गया और परीक्षा को टालने की अपील की गई।
चलिए देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शनकारियों की आवाज कोई हल लाएगी या फिर परीक्षाएं टाली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सियासी गलियारे में अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गई है, किसी भी तरीके से कानून का कोई डर नहीं, खौफ नहीं। तो दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी बरकरार है और अगर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और ऐसी कोई भी घटना नहीं जिस पर पुलिस एक्शन ना ले रही हो। ये 5 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा प्रदेश में तार-तार हो रही कानून व्यवस्था को बेपर्दा कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बदमाश और अपराधी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से मानो फुटबॉल की तरह खेल रहे हों। चलिए इन तस्वीरों की घटनाओं से भी आपका तारुफ करा दें। पहली तस्वीर में दिख रही वारदात फतेहाबाद की है, जहां बदमाशों ने सरेराह सड़क पर युवक को लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक के पैरों पर लगातार हमले किए, पीड़ित युवक के पैर तोड़ डाले गए। जिन बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, उनका भरोसा हरियाणा की पुलिस पर इतना था कि उन्होंने खुद ही इस वारदात का वीडियो भी बनाया ताकि पता चले कि हरियाणा में बदमाशों का ही बोलबाला है। दूसरी तस्वीर रोहतक जिले के कंसाला गांव की है, जहां पर खेतों में युवक का शव ज्वार के खेत में मिला था। शरीर पर चोट के निशान थे और युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। वही तीसरी तस्वीर भी रोहतक जिले की ही है, जहां गुरुवार को सुबह दूध लेकर जा रहे युवक पर बदमाशों ने अपनी पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। युवक की हत्या के बाद मौके से पुलिस को खाली की गई मैगजीन की 7 खोल बरामद किए गए। युवक की हत्या के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से बुलेट्स के 7 खोखे बरामद किए। वही चौथी तस्वीर यमुनानगर की, जहां पूर्व पार्षद के पति और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक रघुनाथ प्रजापति की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। एक के बाद एक 5 से 6 गोलियां मारकर शोरूम मालिक को मौत के घाट उतार दिया गया। वही 5वीं तस्वीर गन्नौर की है, जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक गन्नौर में बैटरी रिपेयरिंग का काम सीखता था और उसी पर 2 बदमाशों ने अवैध पिस्तौल से युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हरियाणा में अंजाम दी जा रही वारदातों का ये महज ट्रेलर भर है, जो किसी आम नागरिक के दिलो जहन में खौफ और डर बैठा देने के लिए काफी है। चलिए अब रुख करते हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स का, क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर से फुटबॉल की तरह खेलते अपराधी हैं, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे का पोस्टमार्टम तो हो रहा है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चरमराई कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, तो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर पलटवार किया। पूछो तो सही, समझ बाग दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड में बिल्कुल साफ हो गया। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज रही नहीं प्रदेश में। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से प्रदेश में नियंत्रित किया हुआ। घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि घटनाएं नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई ना होती हो। खैर विपक्ष ने सवाल उठाए तो गृह मंत्री ने जवाब तो दिया कि प्रदेश सरकार और पुलिस की ओर से हर केस में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गृह मंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और कह दिया कि उनकी सरकार में कार्रवाई के लिए लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ रही थी। हुड्डा साहब के राज में तो
लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर आके आत्मदाह तक करते थे। हमारे राज्य में ऐसा नहीं है, हर केस की कार्रवाई होती है और कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण है। खैर अब पॉलिटिक्स है और प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम राजनीति में ना हो, ये कैसे संभव? क्या आखिर जिस प्रदेश का गृह मंत्री गब्बर के नाम से जाना जाता हो, वहां अपराधी कानून की फुटबॉल बनाकर कैसे खेल सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरेआम इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि वो सत्ता पक्ष को घेरे, तो सत्ता पक्ष भी काउंटर अटैक में सीधे तौर पर सामने आते हैं और काउंटर अटैक भी उनके कार्यकाल का किया जाता है। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त का है। आम लोग जो मौजूदा वक्त में जी रहे हैं वो मौजूदा सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे। उम्मीद ये की जा रही है कि मैन इन एक्शन में जो मंत्री लगातार दिखते थे वो जिस महकमे को संभाल रहे हैं वहां कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आए जो ये बताएं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। इधर पंजाब विधानसभा में एक दिवसीय मानसून सत्र में केंद्र के तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चिंता जताई है और कहा है कि ऐसा करने वाले किसान विरोधी हैं। जरा सुनिए, जरा देखिए कि पड़ोसी प्रदेश जब इस तरह से एक प्रस्ताव लेकर के आता है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका विरोध करती है और ये कहती है कि ऐसा करने वाला प्रदेश किसान विरोधी है। पंजाब में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव, केंद्र के तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने जताई चिंता। पंजाब विधानसभा में एक दिवसीय मानसून सत्र के दौरान 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया, यानी कि पंजाब केंद्र के तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ है। इसको लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो अन्नदाताओं के खिलाफ है, यानी कि धनखड़ ने पंजाब को यह प्रस्ताव पास करने पर किसान विरोधी करार दिया है। सर, एक बड़ा सवाल है केंद्रीय ऑर्डिनेंस को लेकर। 3 ऑर्डिनेंस केंद्र ने पास किए थे। आज पंजाब विधानसभा का सेशन था तो पंजाब ने सिरे से उनको पंजाब में लागू करने से मना कर दिया है और विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पास किया गया कि पंजाब में ये ऑर्डिनेंस जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगे क्योंकि ये किसानी के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा कोई कर रहा है तो वो एंटी फार्मर है। इतना ही नहीं, धनखड़ ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश मंडी फीस के लालच को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसानों को गुमराह करके कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। धनखड़ ने तीनों बिलों को किसानों के हित में बताया। क्योंकि इसमें सरकार के फंड के भी लालची लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि जो मार्केट फीस उसमें 0 कर दी गई है। अगर कोई बाहर से खरीदता है तो ये अपनी मंडियों की मार्केट फीस के चक्कर में भी है और तो इस नाते से ये सरकार के लालच में किसानों का नुकसान करना ये बहुत गलत है, बहुत बुरा है। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने देश में शुरू हुई प्रधानमंत्री बीमा योजना को भी लागू नहीं किया था और अब एक बार फिर ये किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं। ये आर्थिक आज़ादी के लिए है, ये दुर्भावनापूर्ण है अगर ऐसा कोई, ये वही लोग हैं जिन्होंने फसल बीमा को भी लागू नहीं किया। हरियाणा का किसान 4,500 करोड़ का मुआवजा प्राप्त कर चुका है और पंजाब सरकार उसमें पिछड़ती रही है। और अब ये जो आर्थिक आज़ादी हरियाणा के किसानों को मिली है, देश के किसानों को मोदी जी ने दी है, उससे अगर रोक रहे हैं तो ये एंटी फार्मर लोग हैं। मैं धड़ल्ले से इस बात को कहता हूँ, ये किसान विरोधी कदम है अगर पंजाब ने ऐसा कदम उठाया है तो। खैर, ये पंजाब की बात नहीं, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तीनों कृषि अध्यादेशों को किसान के खिलाफ ही बताया गया है। सड़क पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा चुका है, यानी हरियाणा में भी विपक्ष सरकार के इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर चुका है। हालांकि धनखड़ का मानना है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मंडी सिस्टम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए लेकर के वो आई है, ये किसानों के हितकारी है, उनके पक्ष में है और इससे किसानों की किस्मत बदल दी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और वो किसानों के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका विरोध कर रही है। एक तरफ
अगर हम आगे बढ़ें तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी पर काम करना तो शुरू नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब प्रदेश स्तरीय टीम को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एक तरफ आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और 1 महीने के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी जाती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस 1 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष लेकर के आती है लेकिन अपनी टीम वो भी अभी तक नहीं बना पाती। कोरोना के बीच मजबूत होती बीजेपी, प्रदेश स्तरीय टीम में मजबूती पर काम। हरियाणा बीजेपी की तरफ से अब जिला स्तर पर संगठन तैयार करने के बाद प्रदेश स्तर की टीम में बदलाव कर और मजबूत करने की दिशा में काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ लगातार प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। जिला स्तर की टीम तैयार करने के लिए धनखड़ जमीन पर जाकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नब्ज टटोलते दिखे थे और अब वो फिर से स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। कोरोना के आगे बेबस कांग्रेस, संगठन के लिए संघर्ष बाकी, फिर धनखड़ से मात खाएगी कांग्रेस। एक तरफ जहां धनखड़ ने कमान संभालते ही पार्टी की नई जिला स्तरीय टीम खड़ी करके कांग्रेस को मात दे दी, तो वहीं अब वो फिर से कांग्रेस को हराने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी करीब 10 से 15 दिनों में बीजेपी अपनी नई प्रदेश स्तरीय टीम भी बनाने वाली है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश स्तर तो छोड़िए, जिला स्तर पर भी काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि जब कांग्रेस से संगठन में नियुक्तियों को लेकर सवाल किया गया तो वो कोरोना का राग अलापते रहे, लेकिन सोचने लायक बात ये भी है कि कोरोना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी की नई टीम की बात करें तो ये कतई जरूरी नहीं है कि प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को बदला जाएगा। इसके लिए पार्टी कई पॉइंट्स पर नेताओं का चयन करेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी उसी नीति पर काम कर रही है जो मंत्री धनखड़ को आला कमान ने दिए थे, और कमान मिलने के बाद से वो पार्टी के हर बड़े नेता से भी इसलिए मुलाकात करते रहे हैं, और वो नीति है सबका साथ। यानी धनखड़ सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाकर ही बेहतर टीम तैयार करने के लिए चहलकदमी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। देखा अपने सियासी गलियारे में आज की प्रदेश में सियासत की हलचल किस तरीके से उतार और चढ़ाव के दौर से गुजर रही है।